चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। आज हम ये प्रण लेते हैं कि आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी साफ सफाई अपने घर आंगन की साफ सफाई के अलावा सार्वजनिक स्थानों अपने आस पड़ोस की जगह को भी साफ रखेंगे। तभी तो होगा स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर। 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। इस समय हम लोग दीक्षा भूमि पर हैं और दीक्षा भूमि पर हमारे साथ है संजीवनी सखी संघ। ये सखियों का एक ऐसा संघ है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इन सारे मुद्दों पर लेकिन कलात्मक दृष्टि से सोचती है। और ये जो कलात्मकता है, इस कलात्मकता ये इनकी विशेषता भी है। आज इसी मंच के साथ आपका एक छोटा सा परिचय करवाते हैं। हम बात तो यहीं से शुरू करना चाहिए। विभावरी दीदी का नाम जानते हैं, इसलिए उन्हीं से शुरू करेंगे। विभावरी जी, एक बात तो सुनिए, हमारे दर्शकों के लिए भी समझाइए कि संजीवनी सखी संघ नाम बड़ा अच्छा लगता है। क्यों सोचा आपने कि इसकी शुरुआत करनी चाहिए? जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं संजीवनी सखी संघ की ओर से। संजीवनी सखी संघ ये एक महिलाओं का संगठन है और जो कि हमें पता है कि बाबा साहब जब बुद्ध धम्म की बात करते हैं तो वो ऐसा विचार रखते हैं सामने कि इस देश से और इस जग से, पूरे वर्ल्ड से एक डिस्क्रिमिनेशन, जो हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, चाहे वो जाति धर्म का हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर वो चाहे वो रंग का डिस्क्रिमिनेशन हो या अमीरी गरीबी का डिस्क्रिमिनेशन, हर एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नकारा है और इसको जड़ से निकालने के लिए ये जो धम्म है इसकी हमें दीक्षा दी है, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। हम ये जानना चाह रहे हैं कि संजीवनी सखी संघ को आपने शुरू क्यों करना चाहा? इसीलिए सर, हमने जब देखा कि हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से पहले जुड़े हुए थे, जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जाति धर्म की स्त्रियां होती है। हम भी महिला हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा जिंदगी से बाहर निकल के कुछ बाहर की एक्टिविटीज़ करें। तो हम उस संघ से जाके जुड़ गए। उसमें बहुत अलग अलग किस्म की, अलग अलग जातियों की महिलाएं थी, जहाँ पे हमने स्पेशली ऐसी जाति धर्म भेदभाव हमने वहाँ पे सर देखा। अच्छा। और तब हमको ऐसा लगा कि क्यों ना यहाँ पे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा SC ST OBC महिलाएं दिख रही है, तो यहाँ पे हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? गिनी चुनी महिलाएं हैं जो अपने हाथ में मक्तेदारी कर देखना चाहती है, ऐसा क्यों? इसलिए कि उनको प्रिविलेज मिला हुआ है उनके धम्म का? नहीं। तो इस बाबा साहब ने हमें जब बताया कि हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो क्यों ना हम अपने ही महिलाओं का एक संगठन तैयार करें। एक बात समझिएगा कि जाति आधारित जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को किसी और संघ के साथ, किसी और मंच के साथ, किसी और संगठन के साथ इन सखियों ने अनुभव किया और अपना एक स्वयं का संघ बना लिया। एक बात हम आपसे समझेंगे कि संजीवनी सखी संघ जो है वो किस तरह के कार्यक्रम करता है, किस गतिविधियों को करता है? मैं आर्किटेक्ट कल्पना मेश्राम, संजीवनी सखी संघ की अध्यक्ष हूँ। और जब से हमारा 2007 में संजीवनी सखी संघ की स्थापना हुई, तो वो इसी बेस पे हुई कि हमारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ नागपुर का जो एक बड़ा संगठन है, तो उसमें सारी की सारी हमारी बहुत सारी महिलाएं वहाँ जाती थी और उसको हम वहाँ का अंधश्रद्धा और वहाँ के जो भी प्रोग्राम्स होती थी उसको अपनाती थी। तो उनको वहाँ से निकालने के लिए जो बाबा साहब ने हमको बौद्ध धम्म दिया है, जो हिंदू धर्म में जो अनिष्ट रूढ़ि परंपरा जो चलती आ रही है, जिनको हमने बाबा साहब के हमारे धर्मांतरण के बाद में हमने उसको त्याग दिया था, तो वो उसका जो परिचालन है वो इसके माध्यम से भी हो रहा था।
तो इन इन यहाँ से उनको निकालने के लिए, उनको बौद्ध धर्म की तरफ जो प्रेरित करने के लिए हमारे डॉक्टर बाबा साहब हम अम्बेडकर ने हमको जो दीक्षा दी है, जो हमारे संविधान में जो हमारे समानता का जो संकल्प दिया है, जो बौद्ध धर्म के ऊपर आधारित जो हमारी राज्य घटना के मूल तत्व है, वो मूल तत्व हमारे धम्म में समाविष्ट है और उसके ऊपर हमको चलना है। हमको बौद्ध धर्म को प्रसार उसको अंगीकार करना है, उसको प्रचार प्रसार करना है। हमारा धम्म एक बड़े पैमाने पे हमको उसको प्रसारित करना है और हमारी महिलाओं को सामाजिकीकरण में लाना है, उनका सामाजिकीकरण करना है। इसके लिए हमने ये हमारा संजीवनी सखी संघ केवल हमारे अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट महिलाओं के लिए हमने स्थापित किया, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ वहाँ तक नहीं है। जो जो अम्बेडकरिज्म को, बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहते हैं, उन सब का हमारे संघ में स्वागत है। जी, संजीवनी सखी संघ का जो प्रेजेंटेशन है वो हमने देखा, वो अक्सर कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ होता है। आप संजीवनी सखी संघ में किस भूमिका के साथ जुड़े हैं? जय भीम। मैं साधना मिश्रा। मैं सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दे रही हूँ। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की मैं शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे मेन बात जो हम लोग इस संस्था से जो जुड़े हैं, ये संकल्पना विभा और मैं साधना मिश्रा हम लोगों ने ये डिसाइड किए जब हम उस जगह पे गए और हम लोगों ने उस संस्था को देखा कि वो नहीं, लेकिन संजीवनी सखी संघ, ये बात तो कल्पना ताई ने, विभावरी ताई ने तो बताई। आप ये बताइए कि क्या गतिविधियों के साथ संजीवनी सखी संघ आगे बढ़ता है? हाँ, वही बता रही हूँ मैं आपको कि ये हमारी जो महिलाएं हैं ना कभी स्टेज पर बोल पाती थी, ना हमारी महिलाएं कभी किसी स्टेज को शेयर कर पाती थी या अपने विचार किसी के सामने नहीं रख पाती थी। एक डर उनके मन में बैठा था कि हम किसी के सामने कैसे बात करेंगे, जो अदर महिलाओं में हमने देखा है। तो इस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने उनको स्टेज दिया है। हम लोगों ने उनमें जो गट्स है, उनमें जो कलाकारी है, उनके अंदर में जो एक सब में एक क्वालिटी रहती है, उस क्वालिटी को हम लोगों ने बाहर निकाला है। अभिव्यक्ति के लिए एक डायस की जरूरत होती है और ये डायस संजीवनी सखी संघ अपने सखियों के लिए उपलब्ध कराता है। बहन, आपका नाम? जी, मैं मृणालिनी दहीवाड़े। मृणालिनी बहन, आपका संजीवनी सखी संघ से नाता कैसा जुड़ता है? सर, एक्चुअली मैं एक विहार में अध्यक्ष पद पे काम कर रही थी, अनाथपिंड बुद्ध विहार पे। अच्छा। तो वहाँ की एक्टिविटी देख के मुझे कल्पना ताई ने देखा और फिर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में इनवाइट किया और मैं स्वेच्छे से, क्योंकि वो तो एक महिलाओं की संगठन थी जहाँ पे मैं अपने मन से महिलाओं के लिए कुछ करना जो चाहती थी, वो मेरे को वो माध्यम मिल गया था संजीवनी का, कि जिससे थ्रू मैं अपने महिलाओं के लिए कुछ कर पाती हूँ, कुछ उनके एक्टिविटी के द्वारा उनको मोटिवेट करके कि समाज में उनका भी कर्तव्य है और वो क्या है, वो उनको समझा के उनको स्टेज उपलब्ध कराते हैं संजीवनी के माध्यम से। ये जो आधी आबादी की समस्या है हमारे देश में, ये बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है और इस आधी आबादी को समाज की मुख्य धारा से ऐसे कहीं दरकिनार किया हुआ जो देखा जाता है, वहीं से जन्म हुआ है ये संजीवनी सखी संघ का। बहन, आपसे समझेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 66 साल पहले बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। आपका ये जो संजीवनी सखी संघ है, इसके कार्य पर आप इस धम्म क्रांति का कितना प्रभाव देखते हैं? जय भीम। सबसे पहले मेरा नाम अनीता जनबादे है और मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में संजीवनी सखी संघ से 14 साल से जुड़ी हूँ। और मैं ये संजीवनी सखी संघ का हमेशा कार्य देखती हूँ, जहाँ पे इनका हमारा यही कार्यक्रम होता है कि हम बाबा साहब के विचारों को प्रेरित है और उनके विचारों से अगर हम प्रेरित है तो हम हमेशा ही आगे बढ़ेंगे और हमेशा ही हमारी हिम्मत बढ़ेगी और उनके विचारों से प्रेरित होकर ही हम सभी काम करते हैं। तो हमेशा हम यही सोचते हैं कि हम आगे बढ़े और आगे बढ़े। चलिए, हम आगे बढ़ें। ये जो आगे बढ़ने की तमन्ना है, ये तमन्ना हर किसी को उसके विकास के उच्चतम शिखर की ओर लिए चलती है। बहन, आपका नाम? मैं सुवर्णा डोंगरे। सुवर्णा बहन, आपका संजीवनी सखी संघ से कैसा नाता बनता है? जब सबको जय भीम।
जब मैं जुड़ी थी तो ऑलरेडी संजीवनी सखी संघ को 10 साल हो चुके थे। अच्छा। और मैं फिलहाल ही जुड़ी हूँ, लेकिन मैं बहुत दिल से चाहती थी कि आपको क्यों क्यों संजीवनी सखी संघ बड़ा अच्छा लगता है? मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि अंबेडकर के विचारधारा पर चलता है और सबको समान दृष्टि से देखता है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अच्छा, बाबा साहेब ने ये जो धम्म दीक्षा दी, 66 साल बीत गए, आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब की धम्म दीक्षा का कितना प्रभाव देखते हैं आपके कामों में, आपके समाज जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में कितना प्रभाव है इस काम का? सर, पहले जो हमारी स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो सारे धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त थी और सारे भगवानों को मानती थी। अब जो ये धम्म दीक्षा हुई है, इससे हमारा मूलतः परिवर्तन हुआ है, विचारों में हुआ है। इसीलिए देखते हैं जो दीक्षित हुए हैं, जो बुद्ध धम्म जिन्होंने लिया है, वो समाज आज सारे एससी कम्युनिटी से आगे है और ये हर कोई मानना चाहेगा। तो ये सब दीक्षा लेने के कारण ही, देव देवताओं को छोड़ने के कारण ही, अंधविश्वास पाखंड से दूर होने के कारण ही पॉसिबल हुआ है। आज जो हमारी इतनी सहेलियां यहाँ बैठती है और समाज के प्रोग्रेस के लिए जब विचार करती है कि हम कुछ करें समाज के लिए, जेंट्स तो निकल चुके हैं, लेकिन अब जो महिलाएं हमारे साथ निकलती है तो हमको ये लगता है कि ये केवल और केवल बाबा साहब के विचारों द्वारा और धम्म दीक्षा लेने के कारण ही पॉसिबल हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लोग संजीवनी सखी संघ के साथ ये जो बातचीत है इसको पूरा करना चाहेंगे, लेकिन इस बातचीत को पूरा करेंगे फिर विभावरी के पास जाएंगे। विभावरी जी, ये एक बात तो हम भी समझना चाहेंगे कि संजीवनी सखी संघ की जो अभिव्यक्ति है वो हमेशा कलात्मक दिखाई देती है। क्या कला के सिवाय भी संजीवनी सखी संघ का कहीं और एक्टिविज्म होता है? आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, अच्छा, है ना, सांस्कृतिक तो आपने अभी बोला ही है। इस तो ये जो तीनों पहलू पे सर हम काम करते हैं। चलिए, अगर आज हम इस बातचीत को पूरा करते हुए अगर आपसे कोई संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, तो संजीवनी सखी संघ का संदेश क्या होगा? जी, संजीवनी सखी संघ का यही संदेश है कि सबसे पहले हम तो अपने आप को प्रिविलेज मानते हैं कि संविधान के माध्यम से हमें वैसे ही बहुत अच्छे हक मिले हैं। ये मैं सिर्फ SC/ST महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, तो भारत की हर एक महिलाओं की बात करी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो इस महिला के ऑर्गेनाइजेशन से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि आप ऑन पेपर कोई भी जाति धर्म के रहे, वो मायने नहीं रखता है। आज हम बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, पर क्या हम सही मायने में बुद्ध धर्म को अपनाते हैं? अपने बुद्ध धर्म को क्या उसका अंगीकार करते हैं? वो जितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आजकल देखते आ रहे हैं कि अपने समाज के जो लोग हैं, SC/ST समाज के जो लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस डाउरी के हो रहे हैं, 498। ये क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है? क्या बाबा साहब ने हमने जो जो धम्म दिया है, क्या उसमें डाउरी डिमांड करते हैं? अरे हमने वो धम्म ही उसी के लिए छोड़ा था जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, जाति धम्म से लेके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो हम क्या फिर से वहाँ पे जा रहे हैं? नहीं। सभी समाज बांधवों को, सभी को मैं तन मन धन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो एक तो आप डाउरी की डिमांड तो नहीं करें, जो केसेस बढ़ते आ रही है। दूसरी बात, अगर डाउरी की डिमांड नहीं हो रही है तो क्या महिलाएं अपने हक की गैर फायदा ले रही है? ये बात हम अपने संघ के ओर से देना चाहेंगे, क्योंकि आपको अगर सोशल वर्क करना है तो अपने घर से कीजिए। आपके घर में अगर सुख समृद्धि हो तो ऑब्वियसली समाज में आएगी। स्वयं में बदलाव जरूरी होता है। अगर स्वयं कोई बदलाव करते हैं और स्वयं में बदलाव आता है तो वो एक आदर्श के रूप में भी खड़ा होता है। संजीवनी सखी संघ के साथ ये बातचीत कर रहे थे। इस समय हम लोग हैं दीक्षा भूमि पर, और दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब को, यानी कि अपनी प्रेरणा को, अपनी ऊर्जा को, अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को भी सैल्यूट करने के लिए यहाँ लोग पहुँच चुके हैं। हम आपको याद दिला देते हैं कि दीक्षा भूमि पर शायद ये सबसे बड़ा पुस्तक मेला है जो देश में लगता है। पुस्तक मेला इस वक्त भी लगा हुआ है और हम पुस्तक मेला जिस तरफ में लगा हुआ है उसी एरिया में है। आपको दिखा दें कि यह है सम्यक प्रकाशन। सम्यक प्रकाशन को जाना जाता है शांति स्वरूप जी बौद्ध के नाम से, लेकिन अब शांति स्वरूप जी तो नहीं रहे, लेकिन उनका ये परिवार, सम्यक परिवार, ये समय अपने पुस्तकों के साथ, उसी परंपरा के साथ दीक्षा भूमि पर उपस्थित है। मित्र, जय भीम। जय भीम साथियों आपका। हम जानना चाह रहे हैं कि सम्यक इस बार क्या नया लेकर आया है? सम्यक प्रकाशन बोधाचार्य शांति स्वरूप जाने के बाद आपको यकीन नहीं होगा 250 टाइटल और नए आ गए हैं जी।
और 2 साल से ऐसे कोरोना काल था, कोविड था, वैसे दीक्षा भूमि में लोग दर्शन नहीं कर पाए, तो लोगों की काफ़ी उत्सुकता थी, डिमांड थी कि भाई सम्यक प्रकाशन इस बार आ रहा है नहीं आ रहा, तो उनके आना तो पड़ेगा हमें। और उसका जो नए नए हमारे प्रकाशन है वो सारे हम लाए हैं सम्यक प्रकाशन के इधर। तो इस बार कोई नए टाइटल का नाम आप बताएंगे? हाँ, नए टाइटल देखो, भारत के इतिहास में, बौद्धों के इतिहास में चीनी यात्रियों का बड़ा योगदान रहा है। जी जी। तो चीनी यात्री एक तो ये फाइयान है, हाँ हाँ। एक दूसरे हुनसांग हैं, और तीसरे हैं ये इसिंग। इनकी काफी डिमांड है। तो ये सारी की पुस्तकें हिंदी में आई हैं? हाँ, हिंदी में प्रकाशित हुई हैं। और एक किताब रही है अलबरूनी का भारत। अच्छा। ये मुस्लिम समुदाय से हुए, उन्होंने भारत का इतिहास दिया है इसके अंदर। जो ब्राह्मण आर्य जो आए हैं इसमें, उन्होंने उनका पोल खोल करी है इसके अंदर। वो भी बड़ी डिमांड है, लाए हैं किताब ये इस बार। ऐसे और हम देख रहे हैं कि शायद ये संपादन डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी का सुरेंद्र अज्ञात जी का है, बुद्ध और शंकर। अच्छा। ये इनकी बड़ी चर्चित रचनाएं हैं। इनका तो हमेशा नाम रहा है, आप जानती हैं, ब्राह्मण होते भी इन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखी है इन्होंने। तो इसके लिए बड़े साधु के पात्र हैं ये। जी जी जी। क्या जातक कथाओं की नई सीरीज आ रही है? जातक कथाओं की नई सीरीज आ रही है, वतन क्वेश्चन 7 खंडों में आ रही है। उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि काम लंबा है। अच्छा। तो काम जितना लंबा होता है उतना थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो उसको आराम से करा जाएगा। पुस्तकों का काम एकदम आराम से होना चाहिए। बड़े लंबी गैप के बाद दीक्षा भूमि आना हुआ है। हाँ, दीक्षा भूमि से संदेश क्या होगा? दीक्षा भूमि में संदेश है, जो बाबा साहब का कारवां ऐसे चलते रहना चाहिए। सम्यक प्रकाशन का भी यही उद्देश्य है। बोधाचार्य शांति स्वरूप जाने के बाद जब तक सम्यक प्रकाशन है तो बोधाचार्य शांति स्वरूप हमेशा अमर रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ बातचीत की आपने। इस समय हम लोग सम्यक प्रकाशन से बातचीत कर रहे थे, दीक्षा भूमि से। दरअसल हम आपको ये बता दें कि सम्यक प्रकाशन ये बौद्ध साहित्य को हिंदी में खास तौर पर पूरे देश में और विदेश में प्रचारित करने के लिए और प्रसारित करने के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि इस समय सम्यक प्रकाशन अपनी पूरी तैयारी के साथ है, क्योंकि पिछले 2 साल ऐसे भी गए हैं कि जब सम्यक प्रकाशन नहीं पहुंच पाया था। हमने आपको इस समय दीक्षा भूमि के इस पुस्तक मेले के साथ जोड़कर रखा है। दीक्षा भूमि के पुस्तक मेले से इस समय हमने आपको जोड़े रखा है, और यह है सुगत बुक डिपो। बौद्ध साहित्य के प्रचार प्रसार में सुगत बुक डिपो की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी रही है। अभी हम पगारे साहब को तो देख नहीं पा रहे हैं कि वे कहाँ है। चलिए, क्योंकि अभी इस समय ये पुस्तकें भी जमाने का काम चल रहा है। सुगत जी, सुगत बुक डिपो से हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त क्या नया लेकर आए हैं? नई तो वैसे किताबें हमेशा से ही नई बहुत सी है अभी भी। और अभी हमने ऐसा किया है कि जो नई किताबें है वो घर घर कैसे पहुंचेगा, इसके लिए हमने ऑनलाइन सेवा शुरू की है। वेबसाइट नई शुरू की है sugatbookdepot.com नाम से। अच्छा। तो आपको कोई भी किताब हो, कभी भी जो भी किताब अवेलेबल करवानी है, सुगत आपको अवेलेबल करवाएगा, घर पहुंच देगा। विदिन 3 to 4 डेज आपके घर में पहुंच जाएगा। बस वेबसाइट पे बुकिंग करें। बस वेबसाइट पे आपको बुकिंग करनी है और घर पे आपको किताब मिल जाएगी। अच्छा, नए लेखकों का कुछ आया है? नए लेखक अभी कोरोना से थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, बट अभी आएंगे फिर से धीरे धीरे और आ रहे हैं। तो अभी तो इस समय कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है? प्रभाव नहीं दिख रहा है और खुल के प्रतिसाद मिल रहा है, इसके लिए भी अच्छी चीज है। चलो, आप कल से आए हैं? आज से? हम कल से आए हैं यहाँ पर। अच्छा। कल से सुगत बुक डिपो अपनी पुस्तकों के साथ दीक्षा भूमि पर पहुंच चुका है और नई पुस्तकों के साथ आया है। अभी हम ये तो नहीं समझ पा रहे हैं कि नई पुस्तकें किन किन लेखकों के साथ आई है। आप स्वयं आइएगा और सुगत बुक डिपो से देख लीजिएगा। आज क्या नया लेकर आए हैं? हिस्ट्री और डॉक्टर अंबेडकर की पुरानी पुस्तकें, बहुत सारा रेयर लिटरेचर हम लाए हैं। विशेष जैसे कि इंडियन हिस्ट्री और बाबा साहब के खंड भी हैं और बाबा साहब पे दूसरी पुस्तकें भी हैं जो बहुत पुरानी हैं अक्सर। अच्छा। लेकिन हम तो ये भी देखते हैं कि आपका ये कार्य सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं है, वो एक बाबा साहेब की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए भी आपका एक बड़ा योगदान आता है। हम आपसे हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश भी लेना चाहेंगे। 66 साल बीत चुके हैं, बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा दी यहीं। कल्चरल चेंज जब तक नहीं होगी तब तक मसला हल नहीं होगा। लोग जा रहे हैं पॉलिटिकल चेंज की साइड में। पॉलिटिकल इशू में लोग बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और तुरंत फायदा चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं कि ये एक बार में चला जाएगा, एक बार में हो जाएगा। सदियों लगते हैं इस मसले में। और बाबा साहब जितनी स्पीड अगर हमारी हो जाए तो ये 10 साल का भी काम नहीं है, लेकिन उतनी स्पीड हमारी है नहीं। हम लोग, बाबा साहब ने कहा कि 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ मैं। क्या आज एक ग्रेजुएट दूसरे ग्रेजुएट के बराबर है?
कोई भी नहीं पूछ रहा है, तो ये सारा हम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट लॉयल टू अवर कोच, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर हम अपने कोच के प्रति थोड़ा सा भी रुझान रखें और इंटरेस्ट रखें तो काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति अगर समर्पित हो तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन सांस्कृतिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस समय पुस्तक मेला में, जो कि दीक्षा भूमि का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, शायद संसार का बड़ा पुस्तक मेला कहा जाता है इसे। साहब, आप कहाँ से हैं? जी, मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से ही हैं। क्या ले रहे हैं आप? देख रहा हूँ धर्मशास्त्र का इतिहास। अच्छा। अभी 1-2 किताब तो खरीद लिए है। इस समय दीक्षा भूमि से क्या संदेश दोगे आप? दीक्षा भूमि से संदेश मैंने देने के बजाय ये समझना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें क्या समझाया यहाँ पर। हमारे दर्शकों के लिए वही बता दीजिए, दोहरा दीजिए। बस 22 प्रतिज्ञा जो कही है बाबा साहब ने, बाकी कुछ मत पढ़ो, उसका फॉलो करो बस। 22 अंगीकार करने की जरूरत है, ये कहने सुनने वाली बात नहीं है। अंगीकार के लिए ये जगह है और यहाँ दृढ़ संकल्प के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ साहब, हम कहाँ से हैं आप? यूपी उन्नाव से आए हैं। यूपी उन्नाव से? हाँ। कब आ गए आप? हम आए हैं करीब 3 तारीख को आए हैं। हाँ। अच्छा, क्या नाम से? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी। और आप? हाँ। मैं कर्नाटक से आया हूँ। अच्छा, आप कर्नाटक से आए, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। हाँ। दोनों मित्र हैं? नहीं, हाँ? मित्र नहीं है। हाँ, तो? उन अलग सेट है, हम अलग सेट है। हम कर्नाटक से हर साल आते हैं। अच्छा। 2 साल कोविड लेकिन हो गया यहाँ था। तो दोस्ती हो गई होगी ना? अब हाँ? तो होगा। अच्छा, हाँ, यहाँ दोस्ती हो गई ना? अच्छा, क्या देखा आपने दीक्षा भूमि पर? हमने ये देखा कि हर्षोल्लास से लोग वहाँ से चल करके करोड़ों लोग आते हैं। हाँ। लोग देते हैं कि 25 लाख लोग या 30 लाख लोग यहाँ हमारे दीक्षा भूमि में हमारे बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं उनका अवलोकन करने के लिए हम लोग अपने आवाज़ उठाते हैं अपने गांव-गांव जा कर के, और अपने समाज में उत्थान करते हैं और बताते हैं कि भाई 5 शील ग्रहण करो और उनसे आपका हित होगा। ये सारी चीज़ें व्यवधान वाली जो 5 शील हैं उनमें पाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये जो प्राणी मात्र जीवित है उसकी हत्या मत करो बिना कारण। फिर लिखा है अदिन्ना बिना दी हुई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। और कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम किसी के साथ बलात्कार नहीं करेंगे या मन अपने हित की जो चीज़ होगी वही लेंगे, अनहित की नहीं लेंगे। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम कठोर नहीं किसी को कह सकते हैं, किसी की चुगली नहीं कर सकते हैं कि। और सुरा मेरे मत पमादत ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कभी शराब नहीं पीता, नहीं पीऊँगा, और ना हम पीने किसी को देखेंगे तो उसको अपमानित करूँगा, उसको कहेंगे ऐसा नहीं करो, ये समाज का उत्थान नहीं होगा। और मैं हड्डी नहीं चूसूंगा और किसी का मांस नहीं खाऊंगा। इन्हीं बातों को लेकर 5 शील। तो इस प्रचार का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे समाज में? हम गांव-गांव जा कर के 20 आदमी बुला करके, तो लोग इस बात को मानते हैं भी है क्या? नहीं, 10-20 आदमी मान लेते हैं और 100 में नहीं मानते। कोई 5 में मानता है, कोई 10 गांव में मानता है। चलो ठीक है, धीरे धीरे मान जाएंगे। हाँ। दीक्षा भूमि से उन्नाव के लिए क्या संदेश दोगे? हम यही संदेश दे के हमारे समाज का उत्थान हो रहा है। और आप देखो, हम वहाँ चल करके और देखो हमने ये किताबें लाए हैं, ये देखो, इससे कुछ हमारी बात मानो, कुछ किताबों की मानो, कुछ हमारी समाज की मानो, और अपना जीवन ठीक ठाक कर लो। हाँ, अपना जीवन। अच्छा, आप कहाँ से कहें? मैं कर्नाटक से आया। कर्नाटक से? कहाँ से? कर्नाटक से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। गुलबर्गा तो बड़ा फेमस है। और वहाँ का जो सिद्धार्थ बुद्ध विहार जो है, हाँ, मल्लिकार्जुन करके जी है ना। हाँ। उधर बहुत बड़ा ये बाबा साहब का दीक्षा भूमि कैसा बना है, उधर भी मल्लिकार्जुन करके साहब बनाए हैं। वो क्या है, उधर भी बहुत लोग जाते हैं। हम हर साल ये बाबा साहब का दीक्षा भूमि में आके हम हल्ली को अच्छा, आप दीक्षा भूमि आते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? क्या लेकर जाते हैं? अच्छा संदेश लेकर जाते हैं। लेकर जाके हम केड़े गांव में जाके बाबा साहब का क्या है 24 प्रतिज्ञा सब आदमियों को बोल के शिक्षण करो, संगठन करो, होराट करो। बाबा साहब का क्या है, आगे हम कैसा बढ़ाना है, हमारा समाज कैसा आगे जाना है, इसलिए हम केड़े गांव के जाके सबको शिक्षण और बाबा साहब के क्या क्या कैसा आए बोल के सबको
हम खेड़े गांव के जाके ये बाबा साहेब का रथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप बाबा साहेब से क्या सीखते हैं? हम बाबा साहेब के सीख के इतना बड़ा हो गए हैं। नहीं, क्या सीखते हैं? हमारे दर्शकों के लिए एक दो लाइन तो बताइए कि जो वे भी सीखे। वो बाबा साहेब के एक ही फर्स्ट सीखना बोले तो शिक्षण करना। हर गांव में, हर खेड़े में बाबा साहेब के पैदा होने के लिए शिक्षण मेन जरूरी इम्पोर्टेंट है। इस देश इंडिया में शिक्षण उन्नति हो गए ना, हमारा समाज भी उन्नति होता है और हमारा आगे पीढ़ी का समाज भी उन्नत होता है। शिक्षा ये सबसे बड़ा मूल मंत्र जो बाबा साहेब दिए हैं, और इसी को लेकर ये जो मित्र जो कर्नाटक से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, यहाँ सारे प्रदेश की जो सीमाएं हैं और उसके जो बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं। यहाँ पहुंचकर सब एक दूसरे के मित्र भी बन जाते हैं, और ये दोनों दो अलग स्टेट के लोग एक साथ दीक्षा भूमि पर घूम रहे हैं। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। दीक्षा भूमि पर इस समय हमारे साथ है अम्बेडकर राइट कवि खेमराज भोयर, जिनके हाल ही में 2 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। एक पुस्तक मराठी में है और दूसरी पुस्तक उनके बेटे की है, वो अंग्रेजी में है। लेकिन हम आपको बता दें कि बेटा और पिता, इन दोनों की पुस्तकें एक साथ प्रकाशित होने का ये शायद पहला ही मौका रहा हो। हमारी जानकारी पे तो नहीं है, लेकिन हम आपसे इस समय ये समझना चाहेंगे कि आपके ये जो कविता संग्रह है, ये कविता संग्रह बाबा साहेब की धम्म क्रांति से कितनी प्रेरणा पाते हैं? सर, जब से यानी थोड़ा सोचना और समझना शुरू किया जी, मैं तब से ही बाबा साहब के धम्म क्रांति को जानता हूँ, क्योंकि मेरे बाप शायर थे और एक भजन जागृति का जलसा चलाते थे। अच्छा, उस टाइम से मैं ये बारीक सारीक जो चीज़ें हैं धम्म क्रांति के बारे में मैं जानता हूँ, और तब से मैं ये बाबा साहब की गाने, यानी 10 साल का था तब मैंने पहला गाना बाबा साहब के बारे में लिखा था, यानी मूवमेंट के बारे में लिखा था। तो वो गाना मेरे बाप ने गाया था। अच्छा, और तब से मेरा लिखना शुरू है। तो आज महाराष्ट्र के बहुत सारे गायक मेरे गाने गाते हैं, जो संभाजी भगत हो, मनोज राजा गोस्वामी हो, या अनिरुद्ध वनकर हो, या अंजलि भारती हो, ये लोग मेरे गाने गाते हैं। अच्छा, तो अगर हम इस वक्त में हमारे दर्शकों के लिए अगर ये बात समझना चाहें कि कवि खेमराज भोयर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? 66 साल का वक्त बीत चुका है, क्या बाबा साहेब की धम्म क्रांति उसकी अपनी गति से आगे बढ़ रही है? ये बात मैं कहूँ तो थोड़ी धम्म क्रांति जिस गति से बढ़ना चाहिए थी वो दौर नहीं है। अच्छा, कहीं यहाँ बहुत सारी सनातनी प्रवृत्तियाँ। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए? ये जो यहाँ जो जिस तरह धम्म क्रांति को रोकने की कवायद हो रही है, वो धम्म क्रांति रोकने वालों को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, और अपने लोगों ने सोचना चाहिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तभी बाबा साहब की धम्म क्रांति सही मायने में आगे बढ़ेगी। अपने मित्रों की और शत्रुओं की पहचान करें, लेकिन तथागत का एक संदेश ये भी है कि शत्रुओं की पहचान हो जाए लेकिन शत्रुओं से भी दोस्ती हो जाए। तो घृणा और क्रोध से ही नहीं जीता जाएगा। तो ये बात भी आती है, लेकिन खेमराज जी की जो चिंता है एक कवि के रूप में, क्योंकि कवियों के पास में एक संवेदनशीलता होती है और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का उनका अपना एक जज्बा भी होता है और उनके शब्द होते हैं। हम कवि खेमराज भोयर से 2-4 लाइनें लेना चाहेंगे कि वे इस वक्त में एक कवि के रूप में अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करेंगे दीक्षा भूमि से। गर्दन पे मेरे तलवार है, गर्दन पे मेरे तलवार है, फिर भी उससे प्यार है। गर्दन पे मेरे तलवार है, फिर भी उससे प्यार है। मैं चलता हूँ बुद्ध के राह पर, दुश्मन भी मेरा यार है। हाँ, मैं चलता हूँ बुद्ध की राह पर, दुश्मन भी मेरा यार है। और इस बात के साथ हम खेमराज भोयर जी से ये बातचीत को रोकेंगे। इस समय हम लोग नागपुर दीक्षा भूमि पर हैं। यहाँ देखिएगा कि ये प्रबुद्ध भारत पुस्तकालय, बागड़े बुक स्टॉल, पंचशील, और इसके आगे हम लोग अगर थोड़ा सा चलें तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ मूर्तियों का एक बड़ा स्टॉल है, जहाँ तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, बाबा साहेब की मूर्तियाँ हैं, और उससे आगे जैसे बढ़ते हैं फिर देखिएगा कि यहाँ और पुस्तकों का एक
बड़ा स्टॉल यहाँ दिखाई देगा। इस बार क्या है नया? इस बार भारत का संविधान है हाँ, जो हाँ। कि पूरा रिवाइज्ड वर्जन में है। रिवाइज्ड वर्जन का क्या मतलब हुआ? जितने भी इसमें ये है अनुच्छेद है, हाँ, हाँ। पूरा अब तक का लेटेस्ट अनुच्छेद के ऊपर बेस्ड ये पूरा अच्छा, हम complete संविधान मतलब लेके मतलब कुछ जो अमेंडमेंट हुए उनको सब कुछ पूरा रिवाइज करके लाए हैं हम इस बार। अच्छा, तो ये दीक्षा भूमि संदेश लेकर आया है। बिल्कुल। हाँ। और क्या है? और तो अभी कुछ नहीं है। अच्छा, तो आज अगर दीक्षा भूमि संदेश, दीक्षा भूमि से कोई संदेश देना चाहेगा हमारे दर्शकों के लिए, तो क्या संदेश होगा? कि सभी धम्म के रास्ते के ऊपर चले और सभी लोग धम्म के रास्ते पर चले। दरअसल ये दीक्षा भूमि संदेश का प्रकाशन है और बड़े लंबे समय से आपको शायद याद होगा कि बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ को, मतलब जो बाबा साहेब ने लिखे, इसका जो बहुत कम खर्चे में, बहुत कम कीमत पर अगर वो संस्करण किसी ने लेकर आया तो वो दीक्षा भूमि संदेश था। और उसके बाद फिर ये परंपरा शुरू हुई कि बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत कम खर्चे में लोगों के पास पहुंचाना शुरू किए। और आज देखिएगा कि पूरे भारत में बुद्ध और उनका धम्म अलग अलग भाषाओं में पहुंच चुका है। इस समय हम लोग दीक्षा भूमि पर है और ये पुस्तक मेले में हैं। दीक्षा भूमि के परिसर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब से आपको जोड़ेंगे। और यह है संघर्ष प्रकाशन। संघर्ष प्रकाशन, हम आपको एक बात बताते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा से बहुत सारे नए जो प्रकाशन हैं वो प्रकाशन आए हैं धम्म दीक्षा के बाद, जो बाबा साहेब की विचारधारा को लेकर वो पुस्तकों के जरिए अपने आप को प्रकाशित करते हैं। हम देख रहे हैं कि महेंद्र गायकवाड़ जी यहाँ हैं, बड़े अच्छे प्रसिद्ध कवि है, साहित्यिक है, और उनका ये संघर्ष प्रकाशन है। महेंद्र जी, एक बात तो समझना चाहेंगे कि इस बार संघर्ष क्या लेकर आया है? इस बार सबसे ज़्यादा यानी बाबा साहब के ऊपर जो मुलाकातें हैं, इंटरव्यू, हाँ हाँ, जो किसी ने काम नहीं किया है वो काम मैंने किया है। वो किताब में 19 इंटरव्यू है। और उसके बाद में ये इंटरव्यू किसने किए हैं? ये इंटरव्यू अदर लोगों ने किए हैं बाबा साहब के। हाँ हाँ, और वो इंटरव्यू के प्रति यानी उनको प्रेरणा मिलती है, समाज को प्रेरणा मिलती है। उस दायरे में जो भी समाज था उस समय का जी, उस समय के प्रेरणा स्रोत है और वो इंटरव्यू यानी भूषण हुआ है। अच्छा, तो एक समझना चाहेंगे कि ये किस भाषा में आ रहे हैं? ये मराठी भाषा में आया है। अच्छा, मराठी में आया है। और उसका किताब भी आया है। हाँ हाँ, अपने पास वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऐतिहासिक मुलाकाती करके वो किताब आया है, वो मैं संपादन किया। अच्छा, और कोई कविता संग्रह आया है? और उसके बाद में 10 अध्यक्षीय भाषण दलित नाट्य सम्मेलन के जो हुए हैं उसका संपादन मैंने किया। अच्छा, दलित नाट्य सम्मेलनों के जो अध्यक्षीय भाषण हैं, हाँ, उसके 10 अध्यक्षीय अभी तक जो नाट्य सम्मेलन हुए हैं वो 10 नाट्य सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण है। अच्छा, अगर आज आप दीक्षा भूमि से कोई संदेश देना चाहेंगे, एक प्रकाशक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक साहित्यिक के रूप में, तो क्या संदेश होगा? यहाँ पे जो भी भारत से, जो भी दुनिया भर से जो लोग आते हैं, तो ये बाबा साहब की ये दीक्षा भूमि ये प्रेरणा लेके जाते हैं। ये कि यहाँ पे दलित और बौद्ध लोगों का ही उत्थान हुआ है और वो उत्थान के जरिए अपनी प्रगति करते रहे। जी, वो जो उत्थान है, उस उत्थान के जरिए अपनी प्रगति करते रहे। बाबा साहेब जो प्रेरणा देते हैं, दरअसल दीक्षा भूमि को एक ऊर्जा भूमि भी कहा जाता है। लोग हर साल आते हैं यहाँ, वही लोग भी आते हैं और नए लोग भी दीक्षा भूमि से जुड़ते चले जाते हैं। अभी आज तो हम लोग मुख्य समारोह का जो दिन है वो कल का है, हम आज दीक्षा भूमि पर हैं, लेकिन देखिएगा कि आज भी दीक्षा भूमि पर इतने लोग पहुँचे हैं अपने उस आदर्श को अभिवादन करने कि आप गिन नहीं सकते। ये लोटस एंड कोबरा पब्लिकेशन है। इस पब्लिकेशन के डॉक्टर अश्ववीर इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस बार क्या नया लेकर आए हैं? सबसे पहले जय भीम और आवाज़ इंडिया टीम को मेरी तरफ से जय भीम। इस बार अपने पास जो नई चीज़ है, यानी नई किताब है, वो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ महाबोधि टेम्पल। अच्छा, ये अपडेटेड किताब है बुद्धगया मैटर पे। मुझे यानी बुद्ध के समय से लेके अभी तक, अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, इसकी सारी जानकारी इस किताब में है।
क्या ये रिसर्च वर्क है या फिर अभी तक जो कुछ घटित हुआ उसका एक जानकारी है? ये रिकॉर्ड और रिसर्च दोनों है। अच्छा, रिकॉर्ड और रिसर्च दोनों है। दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें। और इसके सिवाय क्या आया है? इसके सिवा तो नया मेरे पास तो है नहीं कुछ। अच्छा, जो पहले से पब्लिश्ड है वो वही। वही आप फिर से लेकर आए हैं? बिल्कुल फिर से लेके आए हैं। अगर हम लोटस एंड कोबरा पब्लिकेशन की ओर से दीक्षा भूमि से उन पाठकों के लिए अगर कोई संदेश लेना चाहे जो लोग पढ़ने में बड़ी रुचि रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि दीक्षा भूमि पर ये जो पुस्तक मेला लगता है, ये संसार का एक बड़ा पुस्तक मेला माना जाता है, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं तो वो केवल मोमबत्ती जलाने नहीं आते, यहाँ से पुस्तकें भी लेकर जाते हैं। तो पाठकों के लिए क्या संदेश होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात भी एकदम बराबर है। वैसे तो सही मायने में दीक्षा भूमि एक क्रांति भूमि है, और यहाँ से जो लिटरेचर लेके जाते हैं, लिटरेचर क्रांति लाने वाला ही लिटरेचर है। तो पाठकों के लिए मेरा ये संदेश है, विनंती है कि भाई आपने दीक्षा भूमि पे आना चाहिए और यहाँ से लिटरेचर खरीद के लेके जाना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर ही ऐसी चीज़ है कि जो क्रांति ला सकती है और अवेयरनेस बढ़ा सकती है। साहित्य ये मनुष्य को प्रेरणा देता है, लेकिन उसके मन को भी तैयार करता है और उसे उसका मार्गदर्शन भी करता है। उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए एक बड़ा स्रोत होता है, और इसलिए पुस्तकों के साथ बाबा साहेब का जो लगाव रहा, वो ही प्रतिबिंब हम दीक्षा भूमि पर भी देखते हैं, चैत्य भूमि पर भी देखते हैं कि जहाँ लोग बाबा साहेब को अभिवादन तो करने जाते हैं, लेकिन वहाँ से एक पुस्तक ज़रूर खरीद कर लाते हैं। और दोनों जगह पर पुस्तकों का बड़ा मेला लगता है। लेकिन दीक्षा भूमि पर इस वक्त हम जो देख रहे हैं, ये 2 साल का एक ऐसा पीरियड भी गया है जो कोरोना काल था, और उस वक्त में दीक्षा भूमि पर लोग आ नहीं पाए। इस बार लोग आए हैं और यहाँ से पुस्तकों के साथ में पुनः जुड़ रहे हैं। ये जो दीक्षा भूमि पर एक बड़ा पुस्तक मेला लगा हुआ है, इस पुस्तक मेले में इस समय हम लोग हैं और हम पहुंचे हैं दीक्षा भूमि बुक डेपो पर। दीक्षा भूमि बुक डेपो की 2 पहचान आती है। दीक्षा भूमि बुक डेपो एक तो संजय जीवने साहब के नाम के साथ जुड़ता है, लेकिन संजय जीवने ये नाम इस समय मराठी फिल्मों के साथ, जो अभी अभी पैदागिर का प्रक्षेपण हुआ है, और ये पैदागिर जो फिल्म प्रदर्शित हुई है, इस पैदागिर फिल्म के लेखक और निर्देशक है वे। एक बड़े लंबे समय से आप सब जानते हैं कि बुद्धिस्ट नाटकों के साथ जो नाटक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा से आता है, उस नाटक के साथ बरसों से जुड़े हैं। लगभग 45 साल का वक्त बीत चुका है और 45 सालों से सतत इस रंगमंच का वे हिस्सा है। तो संजय जीवने साहब से इन दोनों चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करना चाहेंगे कि आपने पैदागिर जैसी एक बेहतर फिल्म मराठी में दी है। इस फिल्म के लिए आपका बहुत अभिनंदन। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में ये फिल्म डब होकर कब आ रही है? बहुत जल्दी ही डब होने वाली है, क्योंकि अभी जो OTT प्लेटफॉर्म वाले हैं वो उसका बहुत डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट जा रहा है उनके पास में वो काफ़ी सकारात्मक और बढ़िया रिपोर्ट जा रहा है। नागपुर में तो सभी थिएटरों में अमूमन हाउसफुल चली है वो फिल्म, और अभी भी चल रही है। तो एक मराठी फिल्म जो यहाँ के लोकल लोगों ने सब बनाई है, बावजूद इसके वो कंटिन्यू मल्टीप्लेक्स जैसे थिएटरों में हाउसफुल चलना 1 महीने तक, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जहाँ बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही है, वहाँ मराठी की फिल्म इतनी रश कर रही है। लेकिन मराठी में इसका जब नाटक आया था, तब नाटक भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा का पात्र बना था और लोगों ने उसे इतना सराहा था। उसे सराहना कहने से बेहतर उसे लोगों ने स्वीकार किया था कि हाँ, ये हमारे जीवन के लिए बड़ा बेहतर संघर्ष है, बड़ा अच्छा नाटक है, अच्छा संदेश देता है। आपने इस फिल्म के लिए एक बात कही है कि ये संघर्ष की शिक्षा का संघर्ष है और शिक्षा की संघर्ष गाथा है। हमारे दर्शकों के लिए, हिंदी के दर्शकों के लिए आप इसे कैसे कहेंगे कि इस वक्त में इस संघर्ष को फिल्मों के जरिए रखना आपको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आपने नाटकों में तो इस विषय को रखा था, लेकिन इस विषय को लेकर आप फिल्म में आना चाहा, क्यों? देखिए, थोड़ा सा मैं मराठी के बारे में यहाँ का बोल दूँगा। यहाँ की जो मराठी स्कूल्स है, वो कॉरपोरेशन की जितनी भी स्कूल्स है, अमूमन 6578 जो कॉरपोरेशन की स्कूल्स है मराठी की, वो सब बंद हो चुकी है। तो ये जो छोटे गरीब घर के बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे कैसे? आपने नई शिक्षा नीति बना दी है, लेकिन एजुकेशन राइट्स भी कर दिया है।
लेकिन उसका कोई डाटा नहीं आ रहा है सामने कि कितने बच्चे हो रहे हैं, जा रहे हैं। फिर आप कहते हो कि नाले पर कोई तरह एनजीओ बैठ रही, वो बच्चों को पढ़ा रही, वो नाम लिखना जान रहे। इससे हो जाएगा। महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के मामले में कहा कि जो जितना भी गरीब और गांव का अंतिम आदमी है, उसके भी बच्चों को वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो यहाँ के अमीर से अमीर बच्चों को मिलता है। बड़े से बड़े से कॉन्वेंट में जो शिक्षा मिलती है, वही हर गरीब को भी वही बच्चों को वो शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव ना होते हुए, और उसी स्टैंडर्ड का मिलना चाहिए, उसी लेवल का मिलना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं रहा। आप देखो कि अभी जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ के बच्चों का शिक्षा का जो प्रमाण हो रहा है वो बहुत कम होते जा रहा है। आप कोई भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, देखिए कि किन बच्चों का क्राइम में रिकॉर्ड आ रहा है। तो फिर वो जो गरीब बच्चे हैं, तो ये कोई माँ के पेट से तो क्राइम पढ़ के नहीं आता है। तो ये जो मनोज सामाजिक ढांचा है अपना, वो आदमी को क्रिमिनल बनाता है। तो उसके हाथ में कलम की जगह अगर ये असामाजिक तत्वों के हथियार जाएंगे तो बच्चा क्या बनने वाला है? अच्छा, फिर इससे देश का भविष्य भी क्या होने वाला है? तो सही मायनों में जो शिक्षा का जो संघर्ष है, वो शिक्षा का संघर्ष अभी नहीं हो रहा है। वो जो अंतिम आदमी है, जो गरीब तबके का आदमी है, तो हम तो अभी तो ये जो जिनको थोड़ा समझ में आ रहा है, आप वो भटके विमुक्त जो जी रहे हैं, जिनको आप क्रिमिनल ट्राइब्स कह रहे हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? फिर ट्राइबल के बच्चों का क्या होगा? ये तो सब बहुत ही, जब ये सब इतिहास को देखेंगे या अभी वर्तमान को देखेंगे तो बहुत भयावह चित्र है शिक्षा के मामले में। और मुझे लगता है ये संघर्ष हर लोगों ने उठाना चाहिए। और अभी भी हम लोग को जो फिल्म बनाने का हमारा मकसद ही ये था कि हर आदमी को वो शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज का ये माध्यम है, इसलिए नाटकों का ये विषय आप फिल्मों की तरफ लेकर आए। एक बात और भी समझना चाहेंगे सर आपसे, जैसे कांस ने स्क्रीनिंग किया, ऐसे दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल ने इसको अवार्ड किया, इसे बहुत सारे ऐसे अवार्ड भी मिले हैं जहां टेक्निकल साइड के अवार्ड्स होते हैं, वो पैदागिर के हिस्से में आए। यही बात ड्रामा के साथ भी हुई थी। आप इन दोनों चीज़ों को पाकर, पुरस्कृत होकर आप कैसा महसूस करते हैं? हमारे दर्शकों के लिए आपकी संवेदना क्या होगी? जी, पुरस्कारों के लिए मैंने कभी काम नहीं किया एक्चुअली, देखा जाए तो। जब जनता का पुरस्कार मिलता है ना, वो सबसे बड़ा उनका नहीं, वो तो हम देख रहे हैं कि वो थिएटर पर इतनी भीड़ लगाए हुए हैं। तो ठीक है, पुरस्कार मिलना, और वो भी नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार, टेक्निकल भी पुरस्कार पाना, ये भी खुद में एक बड़ी बात है। हम जानते हैं कि फिल्म के लिए हम लोग क्या संघर्ष कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्यों हम लोग इस विधा की तरफ घुसे, माने अभी वो शब्द ही यूज़ करो में घुसे, क्योंकि सब बंदी था, कहीं कोई एंट्री नहीं देने जा रहा, क्योंकि पूरी जो दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री है वो कैपिटलिस्ट फोर्सेस के हाथ में चली गई है। बॉलीवुड का भी सब वही सेम चित्र है कि पूरे कैपिटलिस्ट फोर्सेस के हाथ में बॉलीवुड भी चल गया, और अभी बॉलीवुड तो ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। तो हम इस अवस्था में हम ये इसका बैनर भी जो था, जो पैदागिर फिल्म बनी, सम्मादिट्टी फिल्म्स थी। तो सम्मादिट्टी ये पाली वर्ड है और उसका मतलब होता है सम्यक दृष्टि, राइट टू विजन। तो जब दुनिया में हम लोग को ये अवार्ड मिलने लगे तो पूछने लगे ये सम्मादिट्टी क्या होता है? तो हमने बताया कि ये राइट टू विजन होता है। तो विजन तो सभी फिल्म मेकर के पास में, मतलब हाँ, विजन सभी के पास में, लेकिन वो विजन राइट टू नहीं है, वो सम्यक नहीं है। तो दुनिया के सारे मसले वहीं अटके पड़े हैं, क्योंकि दुख मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आप पहले मार्ग को नहीं स्पर्श कर लेते, तो जब तक वो राइट टू विजन नहीं आ जाता। तो हमने ये नाम ही रखा है इसलिए सम्यक दृष्टि सम्मादिट्ठी, कि बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री की यहाँ से नींव रखी जाए। और दुनिया के जितने भी मसले चल रहे हैं अभी, यहाँ जो फिल्में बन रही हैं इंडिया में और पर्टिकुलर बॉलीवुड में, तो यहाँ के ट्राइबल्स के विषय, यहाँ के ओबीसीज के विषय, यहाँ के दलितों के विषय, यहाँ के अछूते के विषय, ये बॉलीवुड में चर्चा में आ रहे हैं। उसकी संवेदना, उसकी वेदना, उसका संघर्ष, इसका बिजनेस किया जा रहा है, लेकिन उन सवालों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। तो ये हम लोग नहीं चाहते। और बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री के जरिए हम लोग इन मसलों को सही दिशा में हम लोग उठाना चाहते हैं। तो क्या ये ऐसा माना जाए कि भारतीय सिनेमा में ये जो परिवर्तनवादी सिनेमा जो है, ये सिनेमा का दौर शुरू हो चुका है? बिल्कुल, साउथ में तो ये हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं पार रंजीत के माध्यम से जो भी लोग ये ऐसी फिल्में बना रही हैं, तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा करारा तमाचा है। जो इंडस्ट्री की बात जिन्होंने अभी तक नकार दिया था सब चीज़ों को, वो बातों को लेते हुए साउथ में तो उन्होंने एक संघर्ष अपना खड़ा कर दिया है। क्योंकि साउथ का जो मिशन है, अम्बेडकर मिशन, वो भी उतना पावरफुल है और वो आदमी बहुत मजबूत हो चुके हैं, इसलिए वो फिल्म इंडस्ट्री की बात उतनी शिद्दत से रख रहे हैं। अभी रहा सवाल महाराष्ट्र और बाकी उर्वरित देश का, तो महाराष्ट्र भी ये बाबा साहब कर्मभूमि रही है, तो यहाँ पर वैचारिक लेवल पर एक बड़ा आंदोलन भी रहा है। लेकिन हम लोग आर्थिक दृष्टि से ज़रा कमज़ोर लोग हैं महाराष्ट्र में, तो फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से भी।
तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर वो भी हम लोग की ताकत बढ़ जाती है तो हम बहुत आला दर्जे के, और ये मिशनरीज फिल्म जिसको हम लोग, आप कह सकते हो, हम लोग तो बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री बोल रहे हैं, तो हम लोग जब बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री बोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री होती है। अच्छा, तो ये ऐसा माना जा सकता है क्योंकि आपने जब थिएटर शुरू किया था तो थिएटर में भी आप अपनी एक सेपरेट विचारधारात्मक लाइन के साथ आप खड़े हुए, और थिएटर पर जिस विचारधारा के साथ आप खड़े हुए, जो प्रस्थापित विचारधारा थी उसके खिलाफ, या दलित थिएटर कहा जाए या फिर अम्बेडकराइट थिएटर कहा जाए या बुद्धिस्ट थिएटर कहा जाए, इस थिएटर को अब बुद्धिस्ट सिनेमा, अम्बेडकराइट सिनेमा, दलित सिनेमा ऐसा ले जाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल पहचान चाहते हैं। अब ये फिल्म ने तो इंटरनेशनल हमको पहचान दे दी है, तो बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री ये एक इंटरनेशनल अलग पहचान हो जाती है। ठीक है, अभी अभी हम, क्योंकि बुद्धिस्ट कौन से बुद्धिस्ट, तो जो बाबा साहब, इसलिए हम लोगों ने अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट ऐसा मैंने एक शब्द यूज़ किया आपको, तो इसीलिए कि उसका जो संघर्ष वाला जो पोर्शन है वो जब तक अम्बेडकराइट जुड़ता नहीं, तो वो जो हम लोग संघर्ष की बात कर रहे हैं वो तब तक नहीं आएंगी। इसलिए मैंने कहा कि अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री, अभी हम लोग बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री करके दुनिया में ये पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग नाटकों में ये हम लोग की एक लड़ाई चल रही थी कि आपने जैसा कहा कि जो प्रस्तावित यहाँ की रंगभूमि थी जिसने हम लोग को नकार दिया था, हमारा वहाँ अस्तित्व नहीं था, हमारी वहाँ हमारे सवाल नहीं थे, हमारे दुख दर्द नहीं थे, हमारा संघर्ष नहीं था, तो हमारे नायक नहीं थे, तो इसलिए हम लोग ने एक अलग से अपनी एक, शुरू में दलित रंगभूमि रही, फिर उसका अम्बेडकराइट रंगभूमि, अभी बुद्धिस्ट रंगभूमि है, तो हम लोग वही संघर्ष तो वही चल रहा है हम लोग का। और उसके बाद में अभी हम लोग इन फिल्म इंडस्ट्री में, तो अभी की जो फिल्म इंडस्ट्री है, पूरी मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री, वो वहाँ पर कोई भी इस देश के अंतिम आदमी की बात नहीं होती है, आदमी को पूर्णत्व प्राप्त करने की कोई बात नहीं होती, आदमी का नशा देने वाली बात होती है, आदमी को बौखलाए रखने की बात होती है, आदमी को एक आदमी से दूसरे आदमी को दूर दूर रखने की बात होती है। यहाँ जाति व्यवस्था को और मजबूत करने वाली बात होती है, धर्म व्यवस्था को और कलुषित करने वाली बात होती है। इन सब बातों को हम लोग नकारते हैं, और इसलिए हम बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री जो सिर्फ इंसान और इंसानियत की बात करती है और इंसान को पूर्णत्व निर्माण करने की बात करती है, उस इंडस्ट्री को हम खड़ा करना चाहते हैं। इस वक्त देखिएगा कि मुल्क तो हमारा एक है, लेकिन उसमें आवाज़ें दो हैं, और वो जो दूसरी आवाज़ है, जो पहली आवाज़ अब बनकर उभर रही है, वो पैदागिर की आवाज़ है। और ये पैदागिर की आवाज़ जब साउथ से भी उठती है तो वही आवाज़ लेकर आती है जो ह्यूमैनिटेरियन जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें हमारे समाज जीवन में स्थापित करने के लिए ये जो रंगमंच है, ये जो आर्ट है, ये जो कला है, और ये जो कला की अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति के साथ संजय जीवने साहब खड़े हैं। और आपका पुनः एक बार अभिनंदन तो करते ही हैं। हम देख रहे हैं, आप देखिएगा कि ये दीक्षा भूमि बुक डिपो है, ये सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, जो कलाकार अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए, लेकिन वे इस वक्त बाबा साहेब और तथागत बुद्ध का वो साहित्य भी लेकर एक पुस्तक मेले का हिस्सा बने हैं, दीक्षा भूमि बुक डिपो के नाम से। सर, आप हमारे साथ आए, इस व्यस्तता में आपने हमसे बातचीत की, इस बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि सांची, जो कि पैदागिर फिल्म की वो अभिनेत्री जो दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पुरस्कृत हुई, और वो यहाँ पुस्तक मेले में पुस्तकों के साथ खड़ी है। सांची, यहाँ आएंगे आप? जी जी जरूर। पहले तो हम आपका अभिनंदन करना चाहेंगे, एक बेहतर फिल्म लेकर आप आए और आपके इस पूरे अच्छे अचीवमेंट के लिए धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आवाज़ इंडिया टीवी की और आपकी। आवाज़ पर आपकी एक बड़ी इंटरव्यू तो इसके पहले हुई है, जब दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल आया था, लेकिन तब फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई थी। अब फिल्म प्रदर्शित हुई और फिल्म को इतना प्रतिसाद मिल रहा है, आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत जिम्मेदारी की अहमियत समझ में आती है, एहसास होता है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, तो खुशी के साथ साथ अलग किस्म की जिम्मेदारी आन पड़ी है, उसके लिए तैयार है बस। अच्छा, नई जिम्मेदारी क्या है? नई जिम्मेदारी ये है कि बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। समाज में और जितने भी कलाकार हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं, निरंतर कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको कुछ हद तक सक्सेस मिला है, नहीं मिला है, ऐसे तबके से जुड़े हुए सारे कलाकारों को ढूंढ लाना है और बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए तैयार करना है।
पैदागिर में शिवंता को तो आपने दिखा दिया है, लेकिन ये शिवंता अगर हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेगी तो क्या कहेगी? मैं दर्शकों को तो सबसे पहले धम्मचक्र अनुवर्तन दिन की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। इस साल 66वां धम्मचक्र हाँ। अनुवर्तन दिवस अपन साजरा करते हैं और इतने महत्वपूर्ण साल में हम आ रहे हैं। 10 साल में हम 75th धम्मचक्र अनुवर्तन दिन मनाएंगे। इस 10 सालों के पहले की जो हमने बेस बनाया है बुद्धिस्ट फिल्म इंडस्ट्री का, चाहते हैं 10 सालों में 75th तक कुछ बड़ा हासिल करके बताए। उसके लिए मैं यही आह्वान करना चाहूँगी आपके चैनल से कि यही कलाकार, जो भी कलाकार हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस माध्यम से समादिट्ठी फिल्म्स के साथ जुड़े और कला के क्षेत्र में कमाल काम करें। धन्यवाद। आप अगर क्या हम आपसे जानना चाहें तो आप बताओगे कि सम्मादिट्ठी फिल्म्स ये बुद्धिस्ट नेम है, आपका कार्य बुद्धिस्ट थिएटर से जुड़ता है, बुद्धिस्ट फिल्मों से जुड़ता है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि बाबा साहेब की धर्म क्रांति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, क्योंकि हम कई सालों से सांस्कृतिक माध्यम से अलग तरीके से बाबा साहब को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कला से ज़्यादा प्रभावी माध्यम और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब बाबा साहब कहते हैं कि 10 मेरे भाषणों की बराबरी जो है वो शायरांचा एक पोवाड़ा कर तो शाहिर का एक जलसे में वो कीर्तन का ताकत एक होती है। जलसे में वो ताकत होती है। तो मैं समझती हूँ जब बाबा साहब समझते हैं कि कलाकार में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य आदमी तक पहुँचा सके हमारी बात, सामाजिक बात जो वो पहुँचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मैं इसी माध्यम से काम करना चाहती हूँ, सांस्कृतिक माध्यम से मेरे बाबा साहब के विचार और पहुँचाना चाहती हूँ। इसी तरीके से काम करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि से। दीक्षा भूमि का ये दीक्षा भूमि बुक डिपो, और ये जो बातचीत हो रही थी ये सम्मादिट्ठी फिल्म के साथ, जो हाल ही में मराठी में एक फिल्म लेकर आए हैं पैदागिर, और ये सफ़र बहुत आगे जाने वाला है। हम इस समय यहाँ रुकते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। दीक्षा भूमि पर इस समय हम लोग पहुँचे हैं समता सैनिक दल के इस कैंप में। दरअसल ये निवासी कैंप होता है समता सैनिक दल का, जो दीक्षा भूमि पर होता है, और दीक्षा भूमि पर सेवा और सुरक्षा, इन दोनों कार्यों के लिए समता सैनिक दल अपना पूरा समय देता है। इस समय में जो समता सैनिक दल के अधिकारी हमसे मिल पाए, उन्हीं से ये बातचीत करेंगे। सर का आपसे ये बात हम जानना चाह रहे हैं कि इस समय जो समता सैनिक दल जिस तरह से अपनी गतिविधियों में आगे बढ़ा है, तो इस वक्त तो पहले हम ये समझना चाहेंगे कि दीक्षा भूमि पर समता सैनिक दल किस तरह से अपनी सेवाओं को दे रहा है। मैं गजेंद्र गजभी, राष्ट्रीय स्टाफ ऑफिसर, समता सैनिक दल, यहाँ दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 से आज तक समता सैनिक दल बेखुदी से और बहुत बड़े तादाद में समता सैनिक दल खड़ा रहता है। यहाँ सेवा, सुरक्षा और व्यवस्था लोगों को प्रदान करने का बहुत अच्छा काम करता है। आज तक हमारे सैनिकों ने जो व्यवस्था, जो अपनी ड्यूटी निभाई है, वो बहुत बेखूबी से निभाई है। साहब, इस बार ऐसा माना जा रहा है कि हर बार जितने लोग आते हैं उससे ज़्यादा लोग हो गए। क्या आपको लगता है कि कोई लोगों को व्यवस्थित रखने में कोई दिक्कतें हो सकती है? नहीं तो बिल्कुल कभी नहीं, कभी नहीं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। तो समता सैनिक दल की ओर से दल ने इसकी व्यवस्था बना रखी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनाई रखी है। और इस देश में जितने भी समता सैनिक दल, हमारे दर्शकों के लिए क्या आप ये बात बता पाएंगे कि दीक्षा भूमि के स्तूप में जाने के लिए कितने प्रवेश द्वार है जहाँ से वे जा सकते हैं और निकल सकते हैं? हाँ, अपने दीक्षा भूमि में जाने के लिए 2 प्रवेश द्वार है और 2 प्रवेश द्वार से बाहर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार किस तरफ है? ये दक्षिण की तरफ है। हाँ हाँ। और ये यहाँ से ये उत्तर की तरफ है जी, ये जो कॉलेज होते हुए जाता है। चल, अभी एक दूसरी बात भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि समता सैनिक दल 1927 से लगातार अपने काम में लगा हुआ है। जी हाँ। आप समता को स्थापित होने में कितने चैलेंजेस देखते हैं? हाँ जी, समता यहाँ प्रस्तापित होने के लिए हम बहुत बड़े चैलेंज ले रहे हैं, और हर व्यक्ति को समता प्रदान हो, समता में वो अपना जीवन न्यौछावर करे। इसलिए हम उनके लिए बहुत अच्छी बातें, सुविधाएं, और यहाँ जो भी आते हैं वो बुरी बातों को लेकर ना आए, बुरी बातों को लेकर अंधश्रद्धा फैलाने का काम ना करे,
वो रोकने का भी काम करते हैं। समता प्रस्थापित हो, अच्छी अच्छी बातें समाज में प्रदान हो, इस जगह पर, इस जगह को लेकर दीक्षा भूमि को प्रणाम करते हुए अपने अपने गांव में जाइए। समता सैनिक दल तो अपने अनुशासन और अपनी नैतिकता के लिए जाना जाता है, तब भी हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश समता सैनिक दल की ओर से लेना चाहेंगे कि समता सैनिक दल बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति से कितना प्रेरित होता है। 66 साल का वक्त बीत चुका है। समता सैनिक दल बाबा साहब की धरोहर है और समता सैनिक दल हर गांव में हो, हर गांव में, हर घर में समता का सैनिक हो, जो बेखूबी से यहाँ का ये जो सेवा, संयम और शिस्त का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का परिपालन करें। यदि हम आपसे ये संदेश लेना चाहे हमारे दर्शकों में जो युवा होंगे, तो इन युवाओं के लिए समता सैनिक दल का क्या संदेश होगा? हाँ, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हुए शिक्षा को ग्रहण करते करते समता का सैनिक जरूर बने और समता का सैनिक बनते हुए बाबा साहब के विचारों को वो हर यानी पूरे जगत में फैलाने का काम करे। समता सैनिक दल से यही अपेक्षा भी थी बाबा साहेब को कि वो एक समानतावादी समाज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपना पूरा वक्त दें और समता सैनिक दल अपने अनुशासन के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी नैतिकता के लिए और अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। इस वक्त हमने दीक्षा भूमि से आपको जोड़े रखा है, जहां ये समता सैनिक दल का कैंप लगा हुआ है। साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। दीक्षा भूमि से सीधा प्रसारण ये इस समय चल रहा है। समता सैनिक दल के इस कैंप में हम देख रहे हैं कि समता सैनिक दल के जो अरुण पोर साहब है, कर्नल है और समता सैनिक दल के प्रमुख है। हम आपसे इस समय ये संदेश लेना चाहिए दीक्षा भूमि से, तो क्या संदेश होगा आपका समता सैनिक दल की ओर से? समता सैनिक दल की ओर से जो बाबा साहब ने जो संदेश दिया है कि इस देश में जो समता प्रस्थापित करने का है और वो समता प्रस्थापित करने में समता सैनिक दल आगे बढ़ेगा और इस दीक्षा भूमि में भी वो सेवा और सुरक्षा प्रदान करने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। और जो अशोक विजयादशमी में जो बाबा साहब ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन धम्म दीक्षा दिया है और वो हम आगे बढ़ते हुए और धम्म का प्रचार और प्रसार आगे बढ़ाने में समता सैनिक दल मदद करेगा और जो सामाजिक विषमता अभी भी भारत में है वो विषमता खत्म करने के लिए समता सैनिक दल पूरा प्रयत्न करेगा। और जो समता सैनिक दल की ओर से अभी हमारे साहब ने बताया कि हमारे लोगों ने शिक्षा पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए और वो उच्च शिक्षित होने पर वो समता सैनिक दल में आना चाहिए और समता सैनिक दल आगे बढ़ना चाहिए कि जो हर भारत में हर घर में समता सैनिक दल का सैनिक निर्माण होना चाहिए और वो जो समता सैनिक दल का सैनिक निर्माण होगा वो भारत का जो बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था भारत का, वो भारत का स्वप्न पूरा हो जाएगा अगर समता सैनिक दल पूरे फॉर्म में और मजबूत होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वो जो समता सैनिक दल का महत्वपूर्ण कार्य है कि व्यसन मुक्त और सुजान नागरिक बनाने का जो काम है समता सैनिक दल का, वो हम पूरा करेंगे और बाबा साहब ने जो संदेश दिया है हर घर में सैनिक, वो हम पूरा करेंगे सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आप समझ रहे हैं कि समता को स्थापित करने के लिए समता सैनिक दल पूर्ण रूप से समर्पित है और समता ये हमारे समाज जीवन का जीवनचर्या का अंग बने, ये बाबा साहिब की भी चाहत रही। हम समता सैनिक दल के कैंप से इस समय बोल रहे हैं। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुला